नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो, बंग महिला की सिलेबस में 2 कहानियाँ लगी हुई हैं। एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और दूसरी है धुलाई वाली, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं 2-3 क्वेश्चन भी लाया हूँ, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कहानी को हम किस प्रकार से पढ़ें, जिससे कि वो हमारे जो प्रश्न हैं वो कवर हो जाएँ और एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं धुलाई वाली के वो प्रश्न। तो जैसे कि तुम देख रहे हो, पहला प्रश्न है कि बंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है? ए उसने कहा था, बी धुलाई वाली, सी ईदगाह और अपना अपना भाग्य। तो आप जानते हो कि ये किसका पात्र है? धुलाई वाली का है। और दोस्तों, ये पूछा गया था 2024 का क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन है 2020 का सेकंड शिफ्ट का कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। बिशंबर, रणजीत, तरण और नवल किशोर। तो ये किससे संबंधित हैं? दूसरी में है माया दर्पण, धुलाई वाली, आहुति और मिस पॉल। तो आप जानते हो कि ये क्वेश्चन सेकंड यूनिट से है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पात्र दिख रहे हैं वो हमारी यूनिट में नहीं लगे हुए हैं। सिर्फ एक कहानी लगी हुई है जो कि धुलाई वाली है और उसका नवल किशोर पात्र है। तो पहले देखते हैं कि डी का 2 हो सकता है क्या? डी का 2 और भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये भी कट गए और ये भी कट गए, सिर्फ डी आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक कहानी जो हमारे सिलेबस में लगी हुई थी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और उसी से हमने इसको क्लियर कर दिया। लेकिन अब ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है। अब आपको यूनिट जो 2 है उसको भी अच्छे से कवर करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। चलो, अब हम बात करते हैं कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कि धुलाई वाली कहानी है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो कि अगर तुमने इन्हीं पॉइंटों को अगर कवर कर लिए और अच्छे से रट के चले गए, तो धुलाई वाली कहानी से जितनी भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1907 में। कौन सी पत्रिका में छपी थी? सरस्वती पत्रिका में। इसका प्रकाशन सरस्वती में हुआ था और सरस्वती के जो भाग 8 की संख्या 5 थी ना, उसमें इसका प्रकाशन हुआ था। कहानी का आरंभ होता है काशी के दशाश्वमेध घाट से और कहानी का अंत कहाँ हो जाता है? इलाहाबाद में, जब ये घर पहुंच जाते हैं। देखो, पात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनके पात्रों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो बंशीधर, जानकी देवी उसकी पत्नी है, तो बंशीधर की पत्नी कौन? जानकी देवी। फिर सीता जानकी देवी की बहन है, जिसकी उम्र है 10 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि पूछा जा सकता है कि धुलाई वाली कहानी में जो सीता पात्र है उसकी उम्र कितनी है? 10 वर्ष। नवल किशोर धुलाई वाली बनता है, तो इसके नाम पर ही इस कहानी का नाम रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद नवल किशोर की पत्नी, जो कि गौण पात्र हैं, और कुछ 4-5 पात्र जो रेल में मिले थे। देखिए, स्थानों से भी क्रम पूछ ली जाते हैं, इसलिए स्थानों का भी क्रम याद रखना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले बात हुई थी दशाश्वमेध घाट की, जो काशी में है। फिर उसके बाद गोदोलिया, जो बनारस में है, और फिर कलकत्ता, और कलकत्ता से ही नवल किशोर आ रहे थे और आगरा से उनकी बीवी आ रही थी। ठीक है, साथ में। और इनका प्लान था कि मुगल सराय से ये साथ में जाएंगे। ठीक है, मिर्जापुर पड़ता है और फिर इलाहाबाद में कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ता से आ रहे थे। उनकी जो नई बहू थी वो आगरा से उनके साथ आ रही थी। और बंशीधर और नवल किशोर कहाँ से? मुगल सराय से इलाहाबाद जाने वाली थी। ठीक है, तो इन पॉइंटों को याद रखना। फिर उसके बाद इसका मुख्य आधार है कि काशी से इलाहाबाद की रेल यात्रा और उससे जुड़ी हास्यपूर्ण घटनाएं थीं। इसकी प्रमुख विशेषताएं यथार्थ चित्रण है, पात्रानुकूल भाषा, स्थानीय रंग, बनारसी बोली और हास्य वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये चर्चा हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अब हम देखते हैं कहानी को। ठीक है, अब ये तो जानते हो 1907 में रची हुई थी। अब देखिए, कहानी को अच्छे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके
एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सोने की एक पुड़िया थी। इस समय दिन के 11 बजे हुए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दिन के कितने बजे हुए थे? 11। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान पर जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ में चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, अब हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। किसने कहा? पुरुष ने, यानी ना, ये बंसीधर क्या कह रहा है? लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। तो ये कथन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्या? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था, सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। ये कौन बोल रहा है? बंसीधर। ये बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। तो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? मुगल सराय से। कहाँ चलेंगे? इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा करने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ ये बात है, नवल जो चाहें करावें। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बड़ा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रोकेंगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राय में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई थी। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना, ठीक है। फिर उसके बाद, इतने सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लगी। अब दूसरा पार्ट आ गया। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। तो इस बात को ध्यान रखना है, कहाँ ससुराल है? बनारस में। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो काले हैं। फिर उसके बाद, उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद दिलाती गई।
1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहावत है, सो भी इस समय कही गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं, वह घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, कितना मांगा, 1.5 रुपया, तब बंसीधर ने मन में कहा, चलो इक्के से ही सही। पहुंचने से काम, कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। फिर उसके बाद बंसीधर इक्के से आए और कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। कहाँ, सिकरोल के स्टेशन के पास वो रोना बंद कर चुकी थी। फिर दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर धोती पर पड़ी। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता सा उठी। इक्के वाले से कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूले आए। नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहना है। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं न, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपयों की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में। जानकी जरा भौं टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या है, बुरी है। इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 2 दर्जे का टिकट मिलता है। फिर उसके बाद बंसीधर फिर कर बोले, अगर 2 दर्जे ही का टिकट लूं तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। ठीक है, किसको पार करके, राजघाट का भी जिक्र है। ठीक है, वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही से शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए तो ठहरा गए। भीतर घुस घुसकर एक एक डिब्बा को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं, रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है। फिर उसके बाद वह नहीं आए। कोई अटकाव
हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डोड़े का ही था, पर डोड़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। कहाँ पहुंची? मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने की झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोह लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना पसंद नहीं करती हैं। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो वे इस समय डोड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बस खेड़ा करें। बंसीधर अपने कमरे में बैठा तो एक मुसाफिर अधिक दीख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही। उनके कमरे के पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। फिर उसके बाद बंसीधर ने सोचा उसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ कचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल के अंतिम विदाई तक खड़े रहे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मैन तो नाही आइलेन हो, देख हो रोबल करथैन। दूसरी बोलती, अरे दूसर गाड़ी में बैठा होंगे पहले, दुर्बोरही ये जनानी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी, तव हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कोने गांव उतरबू बेटा? मीरजेपुरा चढ़ी हऊ ना? इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिल ना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। दूसरी कहती है, इलाहाबाद कौन गांव ही गोइया? अरे नाही जनल, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाय जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानित ले? काहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाय चुकी हूँ। ऐसो हूँ सोमवारी उअर गहन दका दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। दोस्तों, ये जो भाषा है मुझे तो बहुत अटपटी सी लग रही है और पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम ऐसे शब्दों को कभी पढ़ते नहीं है ना। तो पहले बोलती है, आवे जाई के तो सब आउते जात बटले बाटेन, फुन ये साइत तो बिचारो विपत में ना पड़ल बाटेन है। हम पंचाहई राजघाट टिकस कटौली मोंगल के सराय उतर लिए, ओदे पुनः चढ़ लिए। ठीक है।
फिर दूसरी कहती है, ऐसे एक दाएं हम आबद रहे, एक मिली ओरा मोरे संदे रही, द कोने तिसनिया पर उकर मलिकवा, उतरे से के दुरचोइंत गाड़ियां खुली, अब भैया ऊँगरा फाड़ फाड़ नरी आए ए साहब गुड़िया खड़ी कर, ये साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहीनाती काहे के खड़ी हुई। पहली बोलती, यूए मोहरूबा बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए रह ले री आऊं कहूँ खड़ी रोला। मैं तो ऐसी लैंग्वेज कभी भी नहीं बोल सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी बस एक बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितनी पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगीं। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थीं। कितनी सरल भाषा है, मतलब हमको कितनी सरल भाषा लगती है हिंदी, क्योंकि हम हिंदी को बोलते हैं। जब हम बनारसी साइड जाएंगे तो उनको ये भाषा अच्छी लगेगी, ये लैंग्वेज अच्छी लगेगी। तो तीसरी स्त्री बोली, मैं तो नहीं पढ़ने वाला, आप ही पढ़ लेना, ये बोला है टिकसिया पल्ले वाइन दनाई। और उसके बाद चौथी ने ये कहा, तीसरी दोबारा बोलने लगी। फिर इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते ही सुनते बंसीधर ऊब उठे थे। अपन भी ऊब उठे हैं तो बंसीधर क्यों नहीं ऊब उठेगा, क्योंकि वह हिंदी से संबंधित व्यक्ति था। तब वह इन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी तक आने तक स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, ये बात तो आप भली कही, नहीं भैया, ठीक है, हम पंचे काई के कहसू कुछ कहीं। अरे एक के एक करत न वाय तो दुनिया चलत कैसे वाय, इत्यादि जान गाता होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा दे मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला, मतलब सभी बात करने लगे। ये चर्चाएं रेल में ही चल रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी सीट की दुलाई ओढ़े, फ्रांसीसी होगा ये, लेकिन उनकी भाषा फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर वह मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं, ठीक है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को ही बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगी। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। नैनी भी एक स्टेशन है तो उसको भी याद रखना, तो नैनी का भी जिक्र है। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, का भैया जो कहू बिन टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजाए होता। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बेटा दियलेन और अपुआ तउन टिक्कस लेई के चले दियलेन। तो ये भाषा थोड़ी भोजपुरी से संबंधित लगती है, मतलब जैसे भोजपुरी की जो फिल्में देखते होंगे आप तो उससे कई सारे शब्द मिलते जुलते हैं। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाकू जी कुछ हमरो झाजा। उसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। अब इसके बाद
बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकस के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गईं? यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साहित से घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई ने मूंछ खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ? फिर उसके बाद, वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, मिर्ज़ापुर में कहाँ से निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से। ये नवल किशोर कह रहे हैं। बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं 2 दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, तुमने देखा ना। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ सो माफ़ करो। यह सुनकर बंशीधर प्रसन्न हुए। दोनों मित्र में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे गुणगान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत ही तंग गई। उसे तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था, तुम दोनों गाड़ी में थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता, बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया? 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इस तरह बात करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो दोस्तों ये कहानी थी दुलाई वाली, जिसमें हमने सबसे पहले बात की क्वेश्चन कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दुलाई वाली के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद दुलाई वाली कहानी को पूरा पढ़ा। हाँ मुझे पता है, जैसे कि जब बनारसी बोली कि वो स्त्रियाँ बात कर रही थी, तो वो थोड़ी जो बोली थी वो अपन को अटपटी लग रही थी, और उस समय पर हमको जो बोरिंग जैसी फीलिंग आ रही थी वो आना स्वाभाविक था, क्योंकि वो भाषा हमने पढ़ी नहीं थी इसलिए आ रही थी। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें तो ये कहानी एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी थी। कोई भी इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और प्रश्न वाले तरीके को भी थोड़ा बताना कि वो कैसे लगे। ठीक है, और लास्ट में तुम सिर्फ ये बिंदुओं को याद रखना बस, इन वाले, क्योंकि यही काम में आएंगे। उसके बाद एक बार कहानी को पढ़ने के बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन बिंदुओं से आपका काम हो जाएगा। तो इनको अपनी शॉर्ट नोट्स में रख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।